हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। माई सेल्फ सोनलाल गुप्ता। मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट प्रद्युमन शर्मा से, जो गेट में 11th रैंक आया है और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में 17 रैंक आया हुआ है। तो प्रद्युमन शर्मा, आप बताइए, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। कहाँ से बीटेक 10th और कहाँ से आप रहने वाले हैं, कुछ अपने बारे में आइडिया बताइए बाबू। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। मैं बेसिकली गुना का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में। मैंने अपना स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय गुना से किया है। 10th एंड 12th दोनों केवी से किया है। मैं पास आउट हूँ केवी से 2019 का। उसके बाद मैंने बीटेक के लिए SGSITS इंदौर ज्वाइन किया। SGSITS इंदौर में मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। एंड उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में भी गेट में अपीयर हुआ था। मैं थर्ड ईयर में मेरा स्कोर 510 था। एंड उसके बाद फाइनल ईयर में अभी 23 में मैं अपीयर हुआ हूँ गेट में। एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 11 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड 17 इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। बहुत ही अच्छा लाया है भाई आपने रैंक। तो आप ये ऐसा कह सकते हैं कि आपने काफी प्रिपरेशन किया होगा, काफी जोर से शोर से मेहनत की होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या आपने 12th में भी इसी ढंग से आपने मेहनत किया था? क्या 12th में भी आपने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी जो अभी आपने गेट में अपनाई थी, कि इससे अच्छा स्ट्रेटेजी आपने अपनाया था गेट में? सर गेट में एक्चुअली मैंने 12th के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। 12th के टाइम पे इतने सीरियस भी नहीं होते हैं हम लोग। और उस टाइम पे बस यही था कि उस टाइम पे 12th के साथ साथ जेई की प्रिपरेशन की करते थे। तो वो ज़रूर हेल्प किया कि जेई की प्रिपरेशन और स्कूल को एक साथ कैसे मैनेज करते थे। वही सर सेम यहाँ पे कॉलेज और गेट को एक साथ मैनेज किया, वो हेल्प किया काफ़ी। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा बात है एकदम। तो एक एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर मेरे पास बहुत एग्जाम होता है, मैं कैसे उस एग्जाम को हैंडल करूंगा। मेरे पास ये वाइवा होता है, मेरे को ये वर्क सबमिट करना है, तो मैं क्लासेस सही से रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सही से नहीं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे एक आदमी मैनेज करे अपने टाइम स्लॉट्स को? जी सर, कॉलेज के साथ तो गेट की प्रिपरेशन करना कह सकते हो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मुझे भी 2 साल लग गए ये रैंक लाने में, क्योंकि मैं 21 से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो एक साल, एक्चुअली एक साल मेरा कोविड पीरियड में चला गया, तो वो काफ़ी सही रहा, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी पूरा टाइम ही फ्री रहते थे। और हाँ, पर जो ये वाला साल था 23, इसमें आप कह सकते हैं दोनों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता। एक्चुअली होता क्या है कि पहले पूरा सुबह से लेकर के दोपहर और शाम तक का टाइम पूरा कॉलेज में चला जाता है। पर आपको इस तरीके से मैनेज करना होगा कि आप एक स्लॉट जो है कॉलेज का, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, पर आप थोड़ा सा अपने क्लासेस को इस तरीके समझ से गया, मैनेज समझ कर गया। सकते हैं एकदम कि एकदम एकदम समझ आपकी गया। अटेंडेंस उस तरीके से मैनेज हो जाए कि आपको एक स्लॉट पूरा मिल जाए, ताकि आप गेट के लिए पढ़ पाएं। यानी आपको कॉलेज भी काफी साथ देता है, ऐसा कहना चाहते हैं? कॉलेज भी काफी आपको साथ दिया होगा इन द मायने यस में। सर, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप कहीं पे कुछ स्लॉट्स में क्लासेस मिस कर सकते हैं, ताकि आपको एक टाइम मिल जाए। इसके लिए काफी डेडिकेशन चाहिए, मेरे हिसाब से तो काफी डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज का काम हैंडल करते हुए क्लास का गेट की तैयारी करना काफी डेडिकेशन चाहिए। और ये भी कहना बात सही है कि आप थर्ड ईयर में 500 कुछ रैंक लाए थे। तो आप सोच सकते हो कि आप बहुत ही अच्छा आपने का नहीं गेन सर, किया, रैंक को बहुत ही अच्छा गेन किया, और दोनों ही ब्रांच में एक्चुअली गेन किया। एक्चुअली सर थर्ड ईयर में 500 स्कोर था, रैंक तो मेरी अराउंड 4000 थी। वही बोल सकते हैं, काफी ज्यादा आपने गेन किया। अच्छा, ये इस बार बोलने को आया कि इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच में क्वेश्चन पूछे गए ना, तो काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसको आपने कैसे टेम्परामेंट को हैंडल किया? किस तरह से सोचा कि हम इस क्वेश्चन को, हमको इतना ही क्वेश्चन बनाना है, चाहे इसी क्वेश्चन को टच करना है? तो ये आपने कैसे हैंडल किया? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जितना मैं देखा हूँ, जितने इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि इस तरह का पेपर अभी तक गेट में नहीं बना था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। खैर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बन चुका था 2012 में, लेकिन इस बार 2023 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ऐसा पेपर बना था। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, पेपर तो एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट था, और वहाँ पे तो मैं सच बोलूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि हर क्वेश्चन आ रहा था, तो उसके साथ साथ और कहना चाहिए एनजाइटी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कुछ भी एकदम जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहा था इस बार। एंड वही सर के टेस्ट सीरीज में जब नंबर, हम टेस्ट सीरीज जब दे रहे थे तो नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे थे, पर पेपर देने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि उसके आसपास नंबर आएंगे, और वो आए भी नहीं। नंबर तो कम ही रहे, पर इस बार पेपर इतना डिफिकल्ट था कि रैंक अच्छी आई।
तो वही कहूँगा कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चंस रहते हैं। और टेस्ट सीरीज इजी तो मतलब इजी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा चैलेंजिंग हो उतनी अच्छी है। और कुछ 2-3 मतलब इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज आप ट्राई कर सकते हैं। एक ही पे अगर आप स्टिक रहेंगे तो जब पूरा नया पेपर आएगा तो आप एकदम से शॉक में चले जाएंगे, एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे अप्रोच करें क्वेश्चंस को। तो अगर आपके पास 2-3 ऑप्शंस रहेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने की प्रैक्टिस रहेगी, तो वो आप कर सकते हैं। ये आपने बहुत बात सही बोली कि हम लोग जैसे हमको तैयारी करते हैं, कहीं प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आप एक जगह के टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आप उन्हीं के तरह से ढले हुए हो। ये होना चाहिए कि दूसरे जगह भी और भी जगह टेस्ट सीरीज देना चाहिए, ताकि आप मल्टीपल टेस्ट दो और मल्टीपल तरह के आप टेस्ट कर सको, आप एनालिसिस कर सको अपने क्वेश्चन को। तो काफी अच्छी बात कही, ये इस बात को मैं भी सटीक रहता हूँ, इस बात को मैं भी सोचता हूँ कि हाँ, इस तरह से टेस्ट देना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है जो बच्चों को मैं पूछना चाहूंगा, कि आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्लास नोट्स बनाना जरूरी है कि नहीं। आज की ऑनलाइन की जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें क्लास नोट्स बनाना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में जब पढ़ते थे तो स्टूडेंट क्लास नोट्स तो बनाते थे, प्रॉपर लिखते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगली बार वो छूट जाना है। लेकिन अभी ऑनलाइन की दुनिया में क्लास नोट्स बनाना जरूरी है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं। क्लास नोट्स बनाना तो सर मैं कहूँगा पूरा प्रिपरेशन आपकी उसी पर टिकी हुई है, क्योंकि एक बार आप हाथ से लिखने में जो सर एक फील की बात होती है और जो आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जाती हैं वो हाथ से लिखने से ही जाती हैं। सर पीडीएफ से पढ़ने से आई आई डोंट थिंक कि ज़्यादा फायदा होगा। तम तो बात आपने सही बोली है, सही बात बोल रहे हैं। क्लास नोट्स तो बनाने चाहिए, एक प्रिपरेशन के साथ भी वो काम में आते हैं। उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो एक बार जब आप कॉपी से पढ़ के देखोगे और किताब से, तो दोनों में काफ़ी फर्क होता है। कॉपी से आप फटाफट फटाफट पढ़ पाओगे, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में भी इजी होगा अगर आपके पास नोट्स रहेंगे प्रॉपर। एंड क्वेश्चंस भी जो जितने क्वेश्चंस रहते हैं वो आप कॉपी में ही सॉल्व करते, तो आपको क्वेश्चंस प्लस थ्योरी एक साथ मिल जाएगी। बुक्स में ऐसा काफ़ी बार नहीं रहता, तो वो भी एक फ़ायदा है क्लास नोट्स बनाने का। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और बस अब एक और क्वेश्चन हमारे मन में बहुत डगमगाता है कि देखिए, दो पार्ट में इलेक्ट्रिकल ब्रांच को तोड़ा गया है, एक कोर ब्रांच और एक कोर पार्ट हो गया, एक नॉन कोर पार्ट हो गया। नॉन कोर पार्ट में जनरली ईएमटी को बच्चे छोड़ के जाते हैं, या आप बोल सकते हैं मेजरमेंट को छोड़ के जाते हैं, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं पढ़ते हैं। तो क्या ये सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है कि उतना ही वेटेज के साथ, कि नॉन कोर को कम पढ़ना चाहिए और कोर को ज्यादा पढ़ना चाहिए? आपके हिसाब से क्या सही रहना चाहिए? सब्जेक्ट्स तो सर मैं खुद की बात करूं तो मैंने सारे ही प्रिपेयर कर लिए थे, और इवन सबके लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना बचा है। अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं वही करिए, पहले करिए, क्योंकि उससे आपकी एक रैंक सिक्योर हो जाएगी, एक आपके पास स्कोर हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है, आपके पास प्रॉपर प्लान आपने किया हुआ है अपने शेड्यूल को, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा। तो फिर आप सारे सब्जेक्ट्स कीजिए, कोई भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि कई बार ये सब्जेक्ट्स ईजी आ जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा ही पढ़ लेता तो मेरी रैंक कुछ और होती। एकदम आप मेरी बातें बोल रहे हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए इजी आ गया, कोई सब्जेक्ट टफ आ गया, मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ के आ गया हूँ उससे क्वेश्चन टफ आ जाए, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ के गया तो क्वेश्चन इजी आ जाता है, ऐसा हो सकता है। एकदम आपने बात सही बोली है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या हमें कोर का सब्जेक्ट का, जो बच्चे पूछते हैं ना कि सर कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, तो क्या केवल पीवाईक्यू लगाने से हो जाएगा कोर सब्जेक्ट, कि कुछ बाहर से भी कुछ बुक को फॉलो करना चाहिए? आप बता दीजिए, थोड़ा इसमें आइडिया आप डाल दीजिए। कोर सब्जेक्ट्स के लिए मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं पहले साल प्रिपरेशन किया था तो कोर सब्जेक्ट्स में मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैं लगभग थोड़ा सा मशीन को अगर छोड़ दें तो लगभग सब कुछ ही गलत करके आया था। पर इस बार काफ़ी कुछ सही किया है। तो एक साल में जो मैंने किया वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो पीवाईक्यू लगभग एक बार से तो पीवाईक्यू लगाने से नहीं हो पाएगा। कोर सब्जेक्ट्स आपको लगभग दो बार लगानी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप पहली बार लगाते हो तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस में आप डाउट में रहते हो, क्योंकि कोर के क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते हैं। तो वही आप पीवाईक्यू तो दो बार लगाइए, और उसके साथ साथ जो वर्कबुक रहती हैं, देखिए वर्कबुक सबसे मतलब वर्कबुक इंपॉर्टेंट रहती है इन केस ऑफ कोर, क्योंकि वो एक तरीके से आपको अप्रोच सिखाती है कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि कोर के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। जैसे बात करें अगर मशीन्स की, तो मशीन्स में आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि वो 2-3 स्टेप का प्रॉब्लम रहता है, वो एक स्टेप में डायरेक्ट होने वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको काफ़ी सारे फॉर्मूलेज वो सब याद रखने पड़ते हैं, तो वो भी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे वर्कबुक से
तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेंगे। पावर सिस्टम ज़रूर, पावर सिस्टम के क्वेश्चंस का थोड़े से कह सकते हैं डायरेक्ट होते हैं, पर वही है कि उसकी भी पीवाईक्यू आपको पीवाईक्यू 2 बार लगा लीजिए। एक्चुअली थोड़े टाइम इंटरवल दे के लगाइए, मतलब एक आपने एक बार लगा लिया जब आप पढ़ रहे हैं, फिर रिवीजन में एक और बार से लगा लीजिए, तो इतना हो जाएगा। और उसके साथ साथ वर्क वो करेंगे तो पावर सिस्टम भी अच्छे से किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात बताइए। मैं देखा हूं कि बच्चों को अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो क्वेश्चन के पीछे तुरंत सॉल्यूशन देखने लगते हैं। आपको कैसा लगता है कि आइडिया सही है कि पीछे सॉल्यूशन देख ले और उस क्वेश्चन को बनाने ऐसा समझे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब तक ना देखें, जब तक हमारा प्रिपरेशन अच्छा ना हो, उस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी ना हो? आपका क्या आइडिया है कि पीछे सॉल्यूशन तुरंत देखना चाहिए कि कुछ देर बाद देखना चाहिए उसके बारे में रिसर्च करने के बाद? देखिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी टाइम रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन पे अटक रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको आधा घंटा 1 घंटा देना चाहिए उस प्रॉब्लम पे कि आप क्यों अटक रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, इसीलिए आप उस प्रॉब्लम पे अटक रहे हो। तो और उस टाइम आप समय दे सकते हो, काफ़ी समय दे सकते हो। देखिए 100 ईज़ी क्वेश्चन करने से अच्छा आप 10 क्वालिटी क्वेश्चंस कीजिए। तो वही है कि आप अटक रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट में कहीं न कहीं दिक्कत है, तो उस टाइम तो आप इज़िली आपके नोट्स वगैरह रिवाइज़ करके फिर देख सकते हैं कि अब शायद हो जाए प्रॉब्लम। पर जब लास्ट टाइम है और अगर आपको मान लीजिए कोई नया सब्जेक्ट करना है, आप नए सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और लास्ट टाइम में आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो होगा कि आप अटकेंगे। उस टाइम पे ज़रूर आप देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इतना टाइम ही नहीं बचता। इतनी देर ना हो तक वो ध्यान रहता है, पर काफ़ी लंबे समय तक फिर वो ध्यान नहीं रहता, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट से ही जाएँ तो ज़्यादा सही है। इसीलिए आप टॉप रैंक करो अगर देखा जाए तो। शायद मैं उस तरह का नहीं कर पाता, मैं बोलने के लिए तो बोल देता हूँ कि भाई पीछे का सॉल्यूशन मत देखो, लेकिन आपने एकदम सच्चाई बात बोली कि टाइम है तो आप पीछे का सॉल्यूशन मत देखो, उसके बारे में रिसर्च करो। और अगर अगर टाइम नहीं है तो आप उसको देख सकते हो पीछे का सॉल्यूशन जल्दी खत्म करने के लिए। लेकिन ये बात आपको टॉप रैंक, आप जो भी बातें बोले एकदम सटीक बोल रहे हो, आपने वाकई में काफी मेहनत किया है बाबू, काफी ज्यादा मेहनत किया है। और ऐसा कह सकते हैं कि आप इसमें आपकी दिख रही है आपकी मेहनत हार्ड वर्क आपकी दिख रही है, काफी ज्यादा मेहनत है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब इतना अच्छा रैंक लाए हो, आप अंडर 20 रैंक हो, मतलब समझ सकते हो कि ये लाना मतलब 1 के बराबर ही होता है। 1 to 25 को मैं 1 के बराबर ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि 2-4 क्वेश्चन कोई भी गलती कर सकता है, 2-4 क्वेश्चन कोई भी सही कर सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पीएसयू की तरफ जाना चाहोगे कि एमटेक की तरफ जाना चाहोगे? और अगर एमटेक की तरफ जाना चाहोगे तो क्यों जाना चाहोगे, इसके बारे में आप बता सकते हो? हाँ जी सर, शुरू से ही एमटेक करने का ही प्लान था। जब प्रिपरेशन में आया ही था मैं 21 से ही। एक्चुअली प्लान तो सर, जब मैं जेई के टाइम पे, जेई इतना अच्छा नहीं रहा था मेरा, तो उस टाइम ही सोचा था कि आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और मैं जिस कॉलेज में था, मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी मिलनी चाहिए, उतनी प्लेसमेंट्स में और इतनी नहीं मिलती। तो मैंने सोचा था कि एमटेक करेंगे, तो एमटेक के लिए फिर पता चला कि गेट से सही जाना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर गेट की प्रिपरेशन की। और एमटेक का सर मैं कहूँ फ़ायदा ये कह सकते हैं कि आपको बीटेक पे जो प्लेसमेंट्स ऑफर हो रहे हैं, या अगर पैसे की तरफ ना भी जाएं, तो जो आप बीटेक के कॉलेज, अगर आपका इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, तो जो आपको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिलेगा वो इतना सही नहीं मिल पाएगा। या अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बड़े कॉलेज ऑफर करते हैं आपको, जिस तरीके का एक्सपोजर वहाँ पे होता है, वो नहीं होता टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस में। तो वो सर एक मुझे अट्रैक्ट करता है कि उस रिसर्च फील्ड में एक्चुअली मैं थोड़ा अपना देखना चाहता हूँ कि किस तरीके का एक्सपोजर होता है और वहाँ जाके क्या और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। भाई, सोचना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं जब एनआईटी से बीटेक कर रहा था तो मैं जानता हूँ कि मैं एमटेक को तो सोचता ही नहीं था, ना ही सोचता था कभी आईटी जाने का। लेकिन इस बंदे ने भाई क्या सोच के अपना रखा है भाई, आपको हैट्स ऑफ भाई। इतना आपने सोच के रखा है कि आपको जिंदगी में क्या करना है, आपका एम क्या है, आप इतने हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन के साथ कर रहे हो। वाकई में आपका बहुत आगे जाओगे। आपको मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आशीर्वाद है मेरा कि आप बहुत आगे जाओगे। इसके बाद से मैं थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आपसे बोलना चाहता हूँ कि इंदौर में आइए, साथ में मिलते हैं और खूब मजे से पार्टी करते हैं। काफी अच्छा लगा आपके साथ मिलके। मतलब गिने चुने बच्चे हैं जो इतने अच्छे रैंक लाते हैं और इतने अच्छे पढ़ाई करते हैं और हार्ड वर्किंग के साथ करते हैं, और एक छोटे से गांव से बच्चा उठाया। ऐसा नहीं कि बहुत ही बच्चा, मतलब मुझे लग रहा है कि एजुकेशन मिला होगा उस गांव से, लेकिन अपने दम पे अपने हार्ड वर्किंग से आज यहाँ पे पहुंचा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ प्रदुमन? आप बता सकते हो इसके बारे में? हाँ सर, गांव तो नहीं है मतलब, पर एक छोटी, हाँ। हाँ छोटी सिटी है गुना। एंड सोचना तो आप सही बोल रहे हो सर कि लगे रहना, एक बार जब आप फेल हो चुके हो उस चीज़ को पाने में,
एक बार अच्छे कॉलेज में जाने में जब आप बीटेक के टाइम पे फेल हो जाते हो, पर तब भी कह सकते हैं हाँ सर, डेडिकेशन तो चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी आप ही के जैसे छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। तो वहां पे मैं समझ सकता हूँ कि फिजिक्स कैसे पढ़ाया जाता था और केमिस्ट्री कैसे पढ़ाया जाता था। हमें पता है, आइडिया है उसके बारे में। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आप बच्चों के लिए कुछ बता सकते हो, कि गाइड कर सकते हो कि बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कि अगर वो प्रिपरेशन करे तो किस ढंग से प्रिपरेशन करे और किस ढंग से आगे बढ़े, कैसे बढ़े? तो थोड़ा सा इस पे आइडिया डाल सकते हो आप। जी सर, प्रिपरेशन, एक तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट जब आप कर रहे हैं तो आपका मोटिवेशन एक सेट होना चाहिए कि आप किस मोटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से आप मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बड़ा मत रखिए कि आपको एकदम से इतनी रैंक लानी है, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं इसके लिए भी रेडी था कि अगर मुझे कम रैंक आएगी तो मैं डायरेक्टली एमटेक प्लस पीएचडी या ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले लूंगा। तो क्या एकदम बात से है। आप काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मत दौड़िए कि आपको पीएसयू ही चाहिए या काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक चाहिए। धीरे धीरे से अगर आप प्रिपेयर करेंगे और 4-5 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि आप टाइम पे अपना सिलेबस कवर कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन, रिवीजन के लिए अराउंड 5 से 6 महीने रखिए, क्योंकि अगर आप एक साथ सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस टाइम अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो 4-5 महीने रिवीजन करने में आपको लग जाएंगे। एक एक सब्जेक्ट को आपको 8 से 10 दिन देने पड़ेंगे। तो रिवीजन के लिए टाइम रखिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज 2 से 3 महीना टेस्ट सीरीज लगाना ही चाहिए आपको, रिवीजन के साथ लगाना चाहिए, तब आप सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। और जब आप एंड में आ चुके हैं 2 या 3 महीने, तब आप फुल टेस्ट भी धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और फुल टेस्ट आप जब आपका सिलेबस आधा हुआ है उसके साथ भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आपका पूरा सिलेबस हुआ उसके बाद ही आप लगा रहे हैं। आधे सिलेबस के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 महीने में एक फुल टेस्ट लगा रहे हैं, उससे आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है वो बनी रहेगी। उसके बाद शॉर्ट नोट्स तो है, शॉर्ट नोट्स तो आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और मैंने जैसा किया था, मैंने डाउनलोड कर लिए थे शॉर्ट नोट्स। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस ऊपर मैंने प्रिंट करा के थोड़ा थोड़ा स्पेस ऊपर दे दिया था, जिसमें मैं एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे लगती थी कि और ऐड करना चाहिए इसमें, वो मैं कर लेता था। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं जाएगा और आपके पास काफ़ी छोटे में पूरा मटेरियल आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक मिस्टेक कॉपी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो मैंने की थी। और वो लास्ट में करने की बजाय जब आप बीच में जब आप सब्जेक्ट टेस्ट लगाना शुरू कर रहे हैं, तभी से आप प्रिपेयर मेंटेन करना शुरू कर सकते हैं। और उसमें जो भी पहले टेस्ट से, जब आपने पहला टेस्ट दिया उस टेस्ट से ही जितनी आप गलतियां कर रहे हैं, एक एक लाइन में या 2 लाइन में, या अगर आपने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया तो पीछे आप पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए। वो अगर आप मेंटेन करेंगे तो पक्के में फिर वो काफ़ी हेल्प करेगा। वाह, क्या बात है। मुझे तो ये बात सही लगी कि अगर आप जिसमें गलतियां कर रहे हैं, जिस टॉपिक में गलती कर रहे हैं, अगर उसको बार बार अगर देखते हैं और क्वेश्चन में आप पता चल जाता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, तो काफी अच्छा हो जाता है। सही बात है आपके। तो आपने काफी ज्यादा मेहनत की है, यहाँ से दिख रहा है कि आपने डेडिकेशन। और दूसरी बात तो और अच्छी लगी कि शॉर्ट नोट्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप ले लीजिए, कई का फिर फोटोकॉपी ले लीजिए और वहां से फिर आप अपना शॉर्ट नोट्स को ऐड कर सकते हैं। उसमें आप शॉर्ट नोट्स को ऐड करने के बाद मतलब अपने जो डाटा है और भी फीड अप कर सकते हैं। काफी अच्छी बात लगी, काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा। तो चलिए, थैंक यू प्रद्युमन, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने बहुत अच्छा रैंक अचीव किया। आप आईएससी में जाइए और बढ़िया से एमटेक कीजिए और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गेन कीजिए आप वहां पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाबू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बाबू।